नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। उससे पहले दोस्तों, कल जो है अहमदाबाद से लंदन को जा रही बोइंग विमान हादसाग्रस्त हो गया और उसमें जितने भी यात्री थे उन सब में एक यात्री को छोड़ करके बाकी सभी दिवंगत हो गए। तो जो भी दिवंगत यात्री हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं आरजीएस की तरफ से। और ये बहुत ही अप्रिय घटना है, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं। जो टेक्निकल खामी है वो आने वाले समय में क्या हुई क्या नहीं हुई ये पता चलेगा। बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर की प्रोग्राम की सीरीज को लेकर के। चलिए हम लोग देखें, पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी क्या है कि तेंदुओं की बेंगलुरु में संख्या में अभी वृद्धि हुई है और जिसमें मुंबई को पीछे छोड़ते हुए बेंगलुरु जो है वो तेंदुओं की राजधानी बन गया है, तो इसलिए यह चर्चा में है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मेलेनिज्म यानी पूरी त्वचा काली जिस तेंदुए की रहती है उस तेंदुए को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो तेंदुओं की राजधानी यानी लियोपर्ड कैपिटल कौन बना है? अभी बेंगलुरु बना है। तो हाल ही में बेंगलुरु में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे यह मुंबई को पीछे करते हुए तेंदुओं की राजधानी बन गया है। बेंगलुरु में 80 से 85 तेंदुओं की मौजूदगी का पता चला है, जो अब मुंबई के 54 तेंदुओं की संख्या से अधिक है। यह सर्वेक्षण होले माथी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024-25 में किए गए एक साल लंबे कैमरा ट्रैप के द्वारा हुआ है। सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु की बात करें तो इस सर्वेक्षण के अनुसार बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो बेंगलुरु में अवस्थित है में तेंदुओं की संख्या 2019 में 40, 2020 में 47, 2025 में बढ़कर के 54 हो गई। यह सर्वेक्षण 282 वर्ग किलोमीटर के मिश्रित आवास जैसे तुरहल्ली, बीएम कवल, यूएम कवल, रोएरिच एस्टेट, गोल्लाहल्ली गुड्डा, सुलीकेरे, हेसरघट्टा, मरासंद्रा, मांडुरु आदि में हुआ है। इस सर्वेक्षण में 34 प्रजातियां कैमरे में कैद हुई, जिनमें से 4 लुप्तप्राय और 4 जो है IUCN रेड लिस्ट में खतरे के निकट हैं। तेंदुओं के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुआ पैंथेरा जीनस का सबसे छोटा सदस्य है, जिसमें बाघ, शेर, जगुआर आदि शामिल है। यह रात्रिचर जीव है जो जंगली सुअर, हिरण, चीतल आदि का शिकार करता है। मेलेनिज्म यानी पूरी त्वचा काली जिसकी होती है उस तेंदुओं को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। इसका प्राकृतिक आवास उप सहारा अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया है। इसकी संरक्षण स्थिति है भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में डाला गया है। अभी जिसने सर्वेक्षण किया है होले माथी नेचर फाउंडेशन, उसके बारे में बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है जो वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता अध्ययन और पारिस्थितिकी अनुसंधान में कार्यरत है। यह फाउंडेशन वैज्ञानिक अनुसंधान, कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण, वन्यजीव निगरानी और संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन्यजीवों के साथ सह अस्तित्व के लिए प्रेरित करता है। इसने कर्नाटक वन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कई संरक्षण परियोजनाएं चलाई हैं, जैसे तेंदुआ, बाघ, हाथी आदि के संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उपाय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है 10वें, ऑप्शन बी कह रहा है 11वें, ऑप्शन सी कह रहा है 12वें, ऑप्शन डी कह रहा है 9वें। तो अभी जो है महेंद्र सिंह धोनी जी 11वें नंबर के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो चलिए ये रही लिस्ट, धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय बने हैं। 2009 में ये हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की गई थी और ये प्रतिष्ठित लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो 2009 में 3 लोगों को शामिल किया गया था, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव। उसके बाद 2015 का समय आता है जब अनिल कुंबले जी को शामिल किया जाता है, 2018 में राहुल द्रविड़ को और 2019 में सचिन तेंदुलकर को, 2021 में वीनू मांकड़ को, 2023 में डायना एडुलजी को और 2023 में वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया था। 2024 में नीतू डेविड को शामिल किया गया और 2025 में एमएस धोनी को शामिल किया गया। अब एमएस धोनी के बारे में बात करें तो देश के लिए रिकॉर्ड बनाया है। भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी एकलौते कप्तान हैं। 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। खुद के परफॉर्मेंस की बात करें तो कैरियर के 62% रन वनडे में बनाए हैं, 10,773 रन वनडे में बनाए हैं 350 मैचों में और 4,387 रन बनाए हैं टेस्ट में 90 मैचों में। वहीं 1617 रन बनाए हैं T20 में 98 मैचों में। कुल मिलाकर के 17,266 रन बनाए हैं और कुल मैचों की संख्या 538 है। कप्तान के तौर पर परफॉर्मेंस देखें तो 54% ओवरऑल सक्सेस रेट है। वनडे में 200 में से 110 जीते हैं, वहीं टेस्ट में से 60 टेस्ट खेले थे और कप्तानी किए थे और उसमें से 27 जीते थे। वहीं T20 में 72 मैच खेले थे, 41 जीते। वहीं कुल मिलाकर के 332 मैचों में कप्तानी किए जिसमें से 178 में जीत मिली। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो विकेट के पीछे धोनी ने 829 शिकार किए, यानी विकेट के पीछे स्टंपिंग किया। कुल 17,266 रन बनाए हैं। टोटल एवरेज की बात करें तो 44.96% और 50 की बात करें तो 108 मारा है और शतक की बात करें तो 16 शतक उन्होंने लगाए हैं। 634 कैच पकड़े हैं और वहीं स्टंपिंग 195 की है। रन आउट से शुरुआत किए और रन आउट पर ख़त्म हुए। 23 दिसंबर 2004 को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और रन आउट हुए। 9 जुलाई 2019 को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और इसमें भी रन आउट हुए। तो धोनी जी के बारे में कुछ उपलब्धियां देख ली हम लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बैराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है असम, ऑप्शन बी कह रहा है त्रिपुरा, ऑप्शन सी कह रहा है मिजोरम, ऑप्शन डी कह रहा है मणिपुर। तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो मिजोरम के पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया। तो सेरांग, एक मिनट दोस्तों। तो सेरांग से होटोंगी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला पहला रेलवे लिंक है। सेरांग हार्टिकी लाइन 51.38 किलोमीटर लंबी वैरागी सेरांग रेलवे परियोजना का आखिरी हिस्सा है। सेरांग आइजोल से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक उपनगर है। बैराबी जो असम सीमा के पास स्थित है, अब तक मिजोरम में रेलवे नेटवर्क का एकमात्र मुख्य स्टेशन था। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस रेलवे खंड की निरीक्षण यात्रा की और इसे यात्री और माल परिवहन के लिए खोले जाने की अनुमति दी है। इस रेलवे खंड में 32 सुरंगें और 35 बड़े पुल शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। रेलवे सेफ्टी बॉडी ने इस रेल लाइन को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर खोलने की अनुमति दी है। मैप पर देख लीजिए तो ये रहा जो आइजोल है, ठीक है,
आइजोल से सेरांग है और हरटोक्की है। ठीक है, इन दोनों के मध्य ये जोड़ा जा रहा है। तो सेरांग से बैराबी तक यह परियोजना है और ये मिजोरम में अवस्थित है। 5 स्टेशन इसमें होंगे। कुल मिलाकर के 51.38 किलोमीटर का यह रेल लिंक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में भारत में खोजी गई नई चमगादड़ प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है मायोटिस फ्रेटर, ऑप्शन बी कह रहा है मायोटिस हिमालयकस, ऑप्शन सी कह रहा है तदारीदा इंसिग्निस और ऑप्शन डी कह रहा है पिपिस्टेसल जावानिकस। तो यह जो है किस प्रजाति की नाम का खोजा गया है? तो ये मायोटिस फ्रेटर नाम का एक नया चमगादड़ खोजा गया है। ठीक है, तो हिमालयी क्षेत्र में खोजी गई नई चमगादड़ प्रजाति है। वैज्ञानिक पत्रिका जू टैक्सा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई चमगादड़ प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस हिमालयकस की खोज की गई है। यह प्रजाति हिमालय के दक्षिणी ढलानों में पाई जाती है। इसे देवदार, चीड़ और सिडार के जंगलों में देखा गया। यह चमगादड़ मायोटिस फ्रेटर समूह से संबंधित है, जिसमें चीन, ताइवान, साइबेरिया, कोरिया, जापान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों की प्रजातियां शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन डी कह रहा है छत्तीसगढ़। तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़ हुई है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1983 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति प्रवर्धन है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के वन शामिल हैं, जैसे सागौन सहित नम मिश्रित पर्णपाती वन, सागौन रहित नम मिश्रित पर्णपाती वन और दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। वनस्पतियों की बात करें तो जुर्न, बेल, जामुन, सामान्य वृक्ष प्रजातियों में सागौन, अचार, कर्रा, कुल्लू, शीशम, सेमल और हल्दू, अर्जुन, बेल शामिल है। वहीं जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादियों में से एक मौजूद है। अन्य प्रजातियों में नीलगाय, काला में नीलगाय, हिरण, सांभर, गौर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू आदि शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो केंद्र सरकार ने कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने प्रतिशत से घटाकर कितना किया है, यानी जो पहले निर्धारित था उसमें से कितना प्रतिशत घटाया है? तो 30 से 15%, 25 से 5%, 20 से 10% और 18 से 8%। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, 20 से 10%। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कमी की गई है। केंद्र सरकार ने कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटा करके 10% कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कच्चे तेल और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क में अंतर बढ़ करके 8.7% से 19.25% हो गया है। यह निर्णय सितंबर 2024 में किए गए शुल्क वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के कारण तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से कच्चे खाद्य तेलों की लैंडिंग लाइन लागत कम होगी
जिससे घरेलू खुदरा कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। सरकार ने खाद्य तेल संघों और उद्योग हितधारकों को सलाह दी है कि शुल्क कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो क्रॉपिक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी कह रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यह योजना जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, क्रॉपिक। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो क्रॉपिक योजना के परिचय और उद्देश्य की बात करें तो क्रॉपिक का पूरा नाम कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, ये क्रॉपिक का फुल फॉर्म है। योजना जो है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है। उद्देश्य क्या होगा? फसलों की वास्तविक समय में जानकारी एकत्र करना और एआई आधारित मॉडल से विश्लेषण करना है। फसलों की तस्वीरें एक फसल चक्र में 4 से 5 बार ली जाएंगी। तस्वीरों के माध्यम से फसलों के सेहत, वृद्धि की स्थिति और संभावित मध्य ऋतु क्षति का आकलन किया जाएगा। यह अध्ययन 2 फसली मौसमों के लिए प्रारंभ में लागू होगी, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल जो है 2025 के लिए और रबी फसल कब के लिए? 2025 और 26 के लिए। कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलू की बात करें तो क्रॉपिक मोबाइल ऐप को कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। किसान स्वयं इस मोबाइल ऐप से तस्वीरें खींचकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये तस्वीरें निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करेंगी, जैसे फसल का प्रकार, फसल की अवस्था क्या है और फसलों को हुए नुकसान और उसकी गंभीरता क्या है। एआई आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म इन तस्वीरों का विश्लेषण करेगा। इससे होगा क्या? जो बीमा कंपनियां हैं वो भी बीमा की राशि चुकाने में सफल होंगी, मतलब सहज होंगी, क्योंकि उन्हें जो है निश्चित रूप से एक फसल का जो है वास्तविक आकलन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह जरूरी है। चलिए, G7 समूह की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1976, ऑप्शन बी कह रहा है 1973, ऑप्शन सी कह रहा है 1975, ऑप्शन डी कह रहा है 1960। तो यह जो है 1976 में हुई। हालांकि इसका गठन जो है, एक बैठक जो है 1975 में हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में 1976 में हुई। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी हुआ क्या है कि G7 देशों में की बैठक होने वाली है और उसमें पीएम मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो G7 विश्व की सर्वाधिक विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा शामिल है। तो ये मुख्य रूप से शामिल है। कौन कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है एवं कनाडा है। इसके शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं तथा समूह के सदस्यों द्वारा बारी बारी इसका आयोजन किया जाता है। G7 की उत्पत्ति वर्ष 1973 के तेल संकट और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट, जिसके कारण 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं को वर्ष 1975 में एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा, की पृष्ठभूमि में हुई थी। इसमें भाग लेने वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा इटली थे। कनाडा वर्ष 1976 में इसमें शामिल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप G7 का गठन हुआ। वर्ष 1997 में रूस के G7 में शामिल होने के बाद इसे कई वर्षों तक G8 के नाम से जाना गया था, लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बदल करके पुनः G7 कर दिया गया। तो अब फिर से यह G7 में ही परिवर्तित हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है गुजरात,
ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो महाराष्ट्र के पुणे के पास पश्चिमी घाट में स्थित एक संरक्षित वन क्षेत्र है और क्षेत्रफल की बात करें तो 49.62 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वनस्पतियों की बात करें तो सदाबहार वन, सदाबहार वन और अधिकांश पर्णपाती वन जैसे सागौन, बांस, एन, शीशम, आम और जामुन जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। जीव जंतु की बात करें तो भारतीय विशाल गिलहरी, भौंकने वाला हिरण, भारतीय पेंगोलिन, भारतीय क्रिकेट और जंगली सूअर आदि इसमें शामिल है। पक्षियों की बात करें तो मालाबार विजिटिंग थ्रश, क्रेस्टेड सुरबेट ईगल, ग्रे जंगल उल्फ, गोल्डन ओरियोल और इंडियन पिट्टा प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसे 1969 में जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष UNFPA के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर UNFPA की बात कर रहा है। अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है, इसलिए चर्चा में है। वर्ष 1987 में इसका नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया। हालांकि मूल संक्षिप्त नाम UNFPA को बरकरार रखा गया। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। तो UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, इस नाम से यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। रिपोर्ट में प्रजनन क्षमता में गिरावट से घबराने की बजाय उन लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जो अपने प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अब भारत की जनसंख्या कितना है? UNFPA के अनुसार 146.39 करोड़ यानी 1,46,00,000 तक पहुंच गई है। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2.1 के इस प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हो गया है, 1.9 तक गिर गई है। तो ये रिपोर्ट भी याद रखिएगा। अब ये देखिए, बिलो रिप्लेसमेंट इंडियन वुमेन आर हैविंग फीवर चिल्ड्रन देन नीडेड टू मेंटेन द पॉपुलेशन साइज अक्रॉस जनरेशन। अब यहाँ पर कुछ ये ग्राफ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का कैसा, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, इंडिया का 1.9 है। ठीक है, नेपाल का 1.9 है, श्रीलंका का भी 1.9 है। तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका ये तीनों का 1.9 है। वहीं भूटान की बात करें तो 1.4 है टोटल फर्टिलिटी रेट। वहीं चाइना की बात करें तो 1 है। बांग्लादेश की 2.1 है जो रिप्लेसमेंट रेट के बराबर है। पाकिस्तान की 3.5 है और अफ़गानिस्तान की 4.7 है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वैश्विक जनसंख्या रुझान की बात करें तो विश्व की जनसंख्या 8.2 अरब है। वृद्धि धीमी हो गई है, लेकिन उच्च आय और निम्न आय वाले देशों के बीच असमानताएं बनी हुई हैं। प्रजनन संकट की पुनर्परिभाषा की गई है। वास्तविक संकट प्रजनन लक्ष्यों की पूर्ति न होना है, न केवल अधिक जनसंख्या या कम जनसंख्या, बल्कि प्रजनन विकल्प से वंचित होना। प्रजनन एजेंसी की बात करें तो प्रजनन, गर्भ निरोधक और बच्चे के जन्म के समय पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देना है। जनसांख्यिकी लाभांश की बात करें तो विश्व की 60% से अधिक जो उत्पादकता के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है। वृद्ध जनसंख्या जो चिंता का विषय बनी हुई है, तो वैश्विक वृद्ध जनसंख्या 65+ तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य और पेंशन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता का विषय बना हुआ है। बुजुर्ग जो है हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है,
बल्कि उनके स्वास्थ्य और पेंशन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है, यही चिंता का विषय है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों जैसे भारत, नाइजीरिया में बड़ी संख्या में युवा आबादी है, जिनमें अभी तक बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लिंग एवं प्रजनन अंतराल की बात करें तो महिलाओं की शिक्षा और स्वायत्तता प्रजनन पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है तथा स्वास्थ्य देखभाल और गर्भ निरोधक तक पहुंच में अंतराल बना रहता है। प्रजनन क्षमता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो परिभाषा देखें तो प्रजनन क्षमता से तात्पर्य एक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों में यानी 15 से 49 वर्ष के दौरान जो उनका मासिक रजोनी वृत्त का समय होता है, तो सामान्यतः 15 से 49 वर्ष माना जाता है। तो उनके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की वास्तविक संख्या से है। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, यह प्रति महिला और औसत जन्मों को मापता है तथा 2.1 को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। निर्धारक की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पहुंच, परिवार नियोजन सेवाएं, सांस्कृतिक मानदंड और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। प्रजनन क्षमता से संबंधित वैश्विक मुद्दे क्या क्या हैं? तो विकसित देशों में प्रजनन दर में गिरावट हुई है। जापान, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है, जो 1.5 से नीचे है, जिससे वृद्धावस्था संबंधी चिंताएं बढ़ रही है। ठीक है। नाजुक राज्यों में उच्च प्रजनन दर बना हुआ है। उप सहारा अफ्रीका में कुल प्रजनन दर 4 से अधिक है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और संसाधनों पर दबाव पड़ता है। प्रजनन असमानता है। लाखों लोगों के पास गर्भ निरोधक, मातृ देखभाल और प्रजनन विकल्पों में स्वायत्तता तक पहुंच नहीं है। 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति की बात करें तो जनसंख्या का आकार भारत में 146.3 लाख करोड़ के साथ सबसे आगे है। स्थिर होने से पहले 40 वर्षों में 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। टोटल फर्टिलिटी रेट स्थिति की बात करें तो वर्तमान में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जो जनसांख्यिकी संक्रमण का संकेत देता है। जनसांख्यिकी संरचना की बात करें तो युवा यानी 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 24% है। किशोर की बात करें 10 से 19 के बीच में तो 17% है। कार्यशील आयु यानी 15 से 64 वर्ष के बीच 68% है। और बुजुर्ग की बात करें यानी 65 प्लस जो एज है वो 7% है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पुरुष जो है 71 वर्ष और महिलाएं 74 वर्ष। ये आप रिपोर्ट हर जगह कोट कर सकते हैं। अपर्याप्त प्रजनन क्षमता है। जनसंख्या का एक वर्ग सेवाओं तक खराब पहुंच के कारण वांछित प्रजनन क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। पश्चिमी गोलार्ध में बात करें तो जनगणना पूर्णतः 2027 तक होगी और सामाजिक, आर्थिक और प्रजनन संबंधी नीतियों को संशोधित करने के लिए एक नई जनगणना महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वायत्तता को मजबूत बनाना है। महिलाओं के लिए परिवार नियोजन, मातृ देखभाल और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। वृद्ध और युवा नीति संतुलन बनाए रखना है। ऐसी नीतियां तैयार करें जो वृद्ध जनसंख्या कल्याण और युवा कौशल विकास के बीच संतुलन बनाए रखें। निष्कर्ष की बात करें इस रिपोर्ट की तो भारत जनसांख्यिकी के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ पर है। प्रतिस्थापन स्तर के नीचे TR और बड़ी कामकाजी आयु वाली आबादी के साथ ध्यान केवल संख्याओं से हटकर के जीवन की गुणवत्ता, प्रजनन अधिकार और जनसांख्यिकी भविष्य के लिए तैयारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए। UNFPA के बारे में बात करें तो इसे 1969 में जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया। हालांकि मूल संक्षिप्त नाम UNFPA को बरकरार रखा गया। मुख्य मिशन क्या है तो UNFPA सभी के लिए लैंगिक और प्रजनन अधिकारों एवं विकल्पों की गारंटी देने के लिए काम करता है। महिलाओं और युवाओं को अपने शरीर के बारे में सूचनाओं पर आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं या है?